जनपद इटावा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सैफई मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया। इसके साथ उन्होंने राज्य में कोविड स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैफई कोविड-19 के वार्ड व ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया और जाते जाते मीडिया से भी रूबरू हुए। जनपद संभल में मरीजों से अधिक फीस वसूलने पर कोविड अस्पतालों पर होगी कार्रवाई, नोडल अधिकारी ने दिया आदेश। कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों को देखने के लिए नोडल अधिकारी ने संभल जिले का दौरा किया। यहां उन्होंने अधिकारियों से कोरोना महामारी को लेकर संवाद किया, साथ ही जिला अस्पताल का मुआयना कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं नोडल अधिकारी ने कड़े लहजे में कहा कि मरीजों से अधिक फीस वसूलने वाले कोविड अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुरादाबाद कमिश्नर अंजने कुमार सिंह ने, जिन्हें शासन ने जनपद संभल का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, संभल जिले का दौरा किया। नोडल अधिकारी सबसे पहले बहजोई हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ वार्ता कर कोविड की चैन तोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की। क्या देखा है सर आपने? पीछे तरफ देखिए, बेसिकली इस समय पूरा एक अभियान चला हुआ है जो कोरोना का संक्रमण है उसको किस तरीके से चेन तोड़ें, और जो इसका प्रसार है उसको बहुत तेज़ी से इसमें सुधार आया है, लेकिन इसको एक तो शून्य करना है जितना संभव हो सके, और इसमें हमारी तैयारी कितनी है, और अगर कहीं आगे इसके चांसेस हैं फैलने के, क्योंकि 70% अभी भी गाँवों की आबादी है वो इससे संक्रमित नहीं हुई है। तो अगर ऐसा कोई है कि संक्रमण और आगे हो सकता है, जैसे कि वायरस के केसेस में होता है, तो हमारी उसके लिए तैयारी क्या है। और जैसा कि एक WHO के द्वारा भी कहा गया कि बच्चों को भी संक्रमित कर सकता है, तो उसके लिए हमारी तैयारी क्या, हम हर एक स्तर पर देख रहे हैं। और हमारी बेसिक कोशिश ये है कि गांव से लेकर शहर तक का एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनावें कि ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी दोनों ही तरफ बराबर रहे। बच्चों का हॉस्पिटल जो सर यहाँ बनने के इंतजाम हो रहे हैं, तो उसमें आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, अभी तो शुरुआत है जी सर, अभी ये शुरुआत है और इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने अभी इन लोगों से कहा है, लेकिन अब शुरुआत ही कर रहे हैं ये, उसमें तैयारियां भी बहुत काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी उसमें, कि ताकि बच्चों के लिए तैयार हो पाए। बच्चों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही अलग होता है, तो वो हम तैयारी करवाएं। ठीक है। तो एक बेसिक चीज़ है, आप लोग यहाँ पे हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से जो कहना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे जो
मूल उद्देश्य है इस निरीक्षण का, हर एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने क्रय केंद्र भी देखे, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। जो मूल उद्देश्य है वो ये कि फ़िलहाल तो कोरोना को कंट्रोल में पूरी तरह से लाए, और इसमें एक चीज़ लोगों को समझना होगा कि जो पीछे लहर आई थी, मतलब जो अभी पीक पे हम लोग चले हैं पिछले 1 महीने, उसमें हॉस्पिटल्स पूरी तरह से इंगेज रहे, और एक चीज़ देखने को आई कि जो संक्रमित हुआ उसमें से ज़्यादातर जो लोग आईसीयू में गए उन लोगों की मृत्यु दर भी ज़्यादा रही। तो जिसको शुरू से इलाज मिला उसको भी, मतलब जिसको हमने शुरू से इलाज दिया, डेथ उसकी भी हुई, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें इलाज नहीं मिला। 2-3 चीज़ें हैं, इसमें जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कई जगहों पर मृत्यु का ऑडिट किया है। 40 से 50 के ऑक्सीजन लेवल पे जब आप हॉस्पिटल को लेके आएंगे तो वैसे ही रोगी की स्थिति बड़ी खराब रहती है, पहली बात। तो एक तो अर्ली अलार्म होना चाहिए, लोगों में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि हम कब हॉस्पिटल को अप्रोच करें। दूसरा, घर घर से सिलेंडर लगाने की जो कवायद शुरू हुई, तो हम होम आइसोलेशन में सिलेंडर लगा लेंगे और काम चल जाएगा। खाली सिलेंडर ही काम नहीं करता, इसमें ट्रीटमेंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में आनी चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों ने अभी इसका कहर देखा है, और पूरे दुनिया के डॉक्टर बोल चुके हैं कि 2 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपाय हैं इससे बचने के। पहली बात यह है कि हम इसको होने ही न दें, संक्रमण फैलने न दें, और दूसरा वैक्सीन। और इन दोनों पर हमारा खासा फोकस होना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोगों में जागरूकता इस चीज़ को लेके नहीं है। अभी भी उन्होंने जो मास्किंग है, डिस्टेंसिंग है, इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पर वो देख रहे हैं। हमें अगर बचना है, मैंने ग्राम प्रधानों से भी आज बात की, मैंने कहा अगर बचना है तो हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग में डालना पड़ेगा कि बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। और दूसरा, जैसे जैसे वैक्सीन आती है हम वैक्सीन पे जाएं, और वैक्सीन जो लोग एलिजिबल हैं वो वैक्सीन लगवाएं। सर, ब्लैक फंगस रोकने के लिए क्या ब्लैक फंगस? देखिए, बचाव में एक चीज़ आप देखिए कि कोरोना में सब लोगों ने हर एक चीज़ तरीके से हाईलाइट किया कि जो व्यवस्था थी, व्यवस्था इसके लिए तैयार नहीं थी, सब कुछ। क्या हम तैयार थे? जिस बीमारी को सबसे ज़्यादा, अगर जिसका लेवल यह है कि संक्रामक है, बड़ी तेज़ी से फैलती है, और उसका अगर पूरी दुनिया के डॉक्टर कह रहे हैं कि उसका जो बचाव सबसे बड़ा, कि हम इसको होने न दें, संक्रमण को फैलने से रोकना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो सोचिए इसमें रोल सबसे ज़्यादा किसका बनता है? पब्लिक का। तो क्या हम रोल अपना प्ले कर पाए? जो पब्लिक है वो आज भी इस चीज़ को समझती है कि संक्रमण कैसे फैलता है, क्या उससे अभी भी हम बचाव को उपाय कर रहे हैं? ये सोचना होगा, क्योंकि इसीलिए मैंने जानबूझ के कहा कि जिसको इलाज मिला, ऐसा नहीं कि उसकी डेथ नहीं हुई। तो सबसे पहली चीज़ है कि इससे बचाव करना होगा, और गंभीरता से। मैं ये, आप चाहे जितनी भी थ्योरी दुनिया की लगाई, सबकी सुन लीजिए, लेकिन जीवन पहले है। उसमें ना कहीं किसी तरीके की कोई विचारधारा आनी चाहिए, न किसी तरीके की सोच आनी चाहिए। जीवन को बचाने के लिए सब लोगों को आगे आना पड़ेगा, और बिना सबके सहयोग के बीमारी पे कंट्रोल हम नहीं कर सकते। जो कोविड पेशेंट है जिनको L2 बनाया गया, तो अस्पतालों को वहाँ 25 साल में परमानेंट वो चालू है, उसमें क्या कहना आपका? ये संबंध में L2 हॉस्पिटल बनाए गए हैं प्राइवेट में जी, वो 25 साल में परमानेंट ले रहे हैं। देखिए, इसके संबंध में मैंने आज ही डीएम साहब से बात की है। जहाँ पे ओवर चार्जिंग होगी उस पर हमारी सख्ती रही है, मुरादाबाद में भी किया गया है, हॉस्पिटलों में रेट डाला गया है। जब शिकायत आई है तो समझ, और यहाँ तक कि उसकी हमने दूसरी भी व्यवस्था की हुई है, जैसे जो मरीज़ भर्ती होते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होते हैं। मैंने मुरादाबाद में भी लोगों के कहने पे हर एक मरीज़ से बात की, वहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं मिली। जब तक हमें मिलती नहीं है तब तक उस पर कार्रवाई, तो लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है, लोग आगे आएँ, हमें बताएं, निश्चित रूप से नहीं, बिल्कुल उस पर कार्रवाई करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि जहाँ पे भी लोग हमें सहयोग करते हैं, और चीज़ें अगर हमारे सामने आती हैं कि डॉक्टर पर्ची पे कुछ लिख रहा है, मतलब स्लिप किसी और चीज़ की दे रहा है, और वसूल कुछ और रहा है, और अगर उसने प्रॉपर अगर बनाया हुआ है कि जितने की आपको, जितना आपसे पेमेंट लिया उतनी अगर स्लिप लिया है, तो वो तो रिकॉर्ड में, उसको हम देख लेंगे। अगर ऐसी चीज़ है तो हमारे संज्ञान में लाई जाए। मेरे प्रशासन से इस बारे में बात की, और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे सभी मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जाए। जनपद लखीमपुर खीरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर के द्वारा पुलिस लाइन लखीमपुर पहुंचे, जहां कार से सवार होकर कोविड सेंटर का निरीक्षण किया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचकर अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीटिंग के बाद पत्रकारों से ब्रीफिंग करते हुए उन्होंने बताया कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी 2 स्वदेशी वैक्सीन दी है, बहुत जल्द ही
कई और वैक्सीन भी भारत में पहुंच जाएगी। सरकार जून से ठेला, रेहड़ी, मोची व ऑटो रिक्शा चालकों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी और भत्ता भी उपलब्ध कराएगी। पत्रकारों से बात करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आधा चाट ग्राम सभा का जायजा लेने के लिए ग्राम सभा के लिए भी निकल गए। बीमारी के खिलाफ पूरे देश की जो लड़ाई चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ 100 वर्ष की इस महामारी को मजबूती के साथ मुकाबला किया जा रहा है और उसके अपेक्षित परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने कोरोना महामारी के खिलाफ जो अभियान चलाया है, देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश के सामने चुनौती भी सर्वाधिक थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, भारत सरकार का सहयोग, जनप्रतिनिधियों की हमारी सक्रियता, शासन के मार्गदर्शन में हमारी जिलों की टीम ने जिस युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम है कि जिस प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच में उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 1 लाख पॉजिटिव केस आएंगे और उत्तर प्रदेश की स्थिति देश के अंदर सबसे भयावह रहेगी, उस उत्तर प्रदेश ने पिछले 20 दिनों के अंदर, यानी 30 अप्रैल को हमारे पास जो कुल एक्टिव केस थे, जो हमारे पास सर्वाधिक केस आए थे, पॉजिटिव केस, और 24 अप्रैल को आए थे 38,055 और ये आशंका थी कि प्रतिदिन 1 लाख केस आएंगे। 38,000 के बाद हम लोग उसको घटाते नीचे आने में सफल हुए। आज 7,000 प्रयास प्रारंभ हुए हैं। कॉमन सर्विस सेंटर में वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन की सुविधा हम लोग देने जा रहे हैं और हर एक ग्रामीण के क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन लेकर के हमें भविष्य की तैयारी भी अभी से प्रारंभ करनी होगी और उसकी तैयारी हर एक जनपद में प्रारंभ हो चुकी है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करूंगा कि किसी भी जनपद में सर्वाधिक जनप्रतिनिधियों ने अब तक जो मैंने विजिट किया है प्रदेश के अंदर, उसमें सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन प्लांट के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया है और वे सचमुच अभिनंदनीय है। अभिनंदनीय है कि उन्होंने अपनी अपनी विधानसभाएं, अपने अपने संसदीय क्षेत्र में यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए हैं। ये बेहतर पहल है। ये लड़ाई हमारी एक सामूहिक रूप से कोरोना के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई है और हर एक व्यक्ति को इस युद्ध में मिलकर के लड़ना होगा। मेरी आप सबसे भी अपील है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है एक एक व्यक्ति की जान को बचाना। हमें जीवन भी बचाना है, व्यक्ति की जीविका को भी बचाना है। जीविका को बचाने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है। उद्योग चले, सामान्य गतिविधियां हमारी यहां पर चलायमान रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या यहां पर न हो, इसके बारे में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। उद्योगों में कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क बनाने की कार्रवाई, गरीबों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से कल से प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है। राज्य सरकार जून, जुलाई, अगस्त में
प्रदेश के अंदर उन सभी 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था करी रही है। साथ साथ मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से भी और जिला प्रशासन से भी कहा है कि कोई भी जरूरतमंद किन्हीं कारणों से अगर उसका राशन कार्ड नहीं है या राशन कार्ड निरस्त हो गया था, उसके पास कोई आजीविका का साधन नहीं, उसका राशन कार्ड बनवाइए, उसको खाद्यान्न उपलब्ध करवाइए। जनपद सोनभद्र के पत्थर खदान में आसमानी बिजली गिरी, एक की मौत बड़ा हादसा होते होते बचा। कभी कभी लापरवाही भी जान के लिए आफत बन जाती है, और बात कई जान की हो तो जनपद सोनभद्र में चौपन थाना क्षेत्र के अंतर्गत डाला खनन क्षेत्र में आज आसमानी बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। जब यह हादसा हुआ उस समय खदान में ब्लास्टिंग के लिए विस्फोटक युक्त सैकड़ों होल भरा जा रहा था और कई मजदूरों से तार बिछाने का कार्य किया जा रहा था, जो मजदूरों को जान के साथ खिलवाड़ है। मृतक खदान का ब्लास्टर बताया जा रहा है। इधर युवक की अचानक मौत की खबर सुनकर परिजन बेसुध हो गए और आनंद फानंद में जिला अस्पताल पहुंचे, जहां युवक का शव पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। स्वजन और परिजन की भारी भीड़ पोस्टमार्टम हाउस पर जुट गई है। ये मेरा भतीजा है, नंदलाल यादव इसका नाम है। घटनाक्रम क्या है? घटना ये बिल्ली मार्केट में 3 नंबर खदान में जो इंटर्नशिप के चल रही है उसमें जो है माइनिंग मेट का कार्य करता था, लेकिन हम लोग को सूचना बड़ी देर से मिली। कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे ब्लास्टिंग फंसी हुई थी, चेक करा था आकाशीय बिजली या किस वजह से ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत खदान में ही हो गई थी। लेकिन हम लोग काफ़ी देर में हम लोग जिला अस्पताल में पता चला कि उसकी उसकी मौत हो गई। हम जिला अस्पताल आए हैं। जनपद हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, 12 घायल। हरदोई जिले के थाना टडियावा के अंतर्गत काला आम गांव के समीप हरदोई सीतापुर रोड पर पिकअप के सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो जाने से पिकअप में सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 9 गंभीर रूप से घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार पिकअप में 12 लोगों को बैठे होने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और सामने आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर से टकरा गई। ट्रैक्टर का ड्राइवर घटनास्थल से फरार है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र टडियावा में सीतापुर हरदोई राजमार्ग पर काला आम के पास पिकअप डाला और ट्रैक्टर में आमने सामने की एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। इस डाला में 12 लोग सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। 2 अन्य लोगों की दौरान इलाज जिला चिकित्सालय हरदोई में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। शेष 9 लोगों का इलाज हरदोई में चल रहा है। ये सभी लोग थाना बेनीगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। ट्रैक्टर का ड्राइवर फरार हो गया है, उसको पुलिस खोज कर रही है और अग्रेतर विधिक कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी। जनपद बिजनौर में किसानों के लिए आफत की बारिश, हजारों किसानों का पुल से टूटा संपर्क। गंगा के किनारे खेती करने वाले किसानों के लिए पहाड़ों पर हो रही बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। इस बारिश से गंगा किनारे खेती करने वाले किसानों की सभी फसलें जलमग्न हो गई हैं। साथ ही गंगा के उस पार गन्ने की खेती करने वाले किसान अब गंगा की धार को पार करके नाव से खेती करने के लिए गंगा के उस पार जाने के लिए मजबूर हैं। गंगा के उस पार आने जाने वाले अस्थायी पुल भी इस गंगा के तेज बहाव में पुल का कुछ हिस्सा बह गया है, जिसके बाद गंगा के उस पार जाने वाले हजारों लोगों को नाव से 60 किलोमीटर घूमकर अपनी खेती करने जाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बिजनौर के गंगा तराई क्षेत्र के मंडवा इलाके में गंगा के किनारे खेती करने वाले किसान अब खासे परेशान हैं। जिले के गंगा खदार क्षेत्र के हजारों लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाने वाला अस्थायी पुल भी गंगा में बह गया है।
क्या नाम है आपका? दीपचंद। दीपचंद जी, आप क्या करते हैं यहाँ? जी यहाँ चौकीदारा करते हैं साहब पुल। ये पुल कब बना था? ये दीपावली के बाद बना था। ये कल टूटा है, कैसे टूटा है? ये कल पानी के तेज भाग आने की वजह से टूटा है। अच्छा, इस पुल के रास्ते से लोग गंगा पार कर कितने लोग जाते हो, कितने लोग आते हैं लगभग इधर? कम से कम हजारों से ऊपर जाते आते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं, कितने गाँव की खेती हुई है गंगा पार? करीबन यहाँ 14-15 गाँव की खेती है गंगा के उधर। और कुछ लोग इधर आसपास के जाने आने वाले भी हैं? हाँ, बहुत आने जाने वाले भी हैं और आप जैसे भी घूमने आने जाने वाले भी हैं जी। अच्छा, अब लोग कैसे आ जाएंगे वहाँ? बस जब कि आप तो नाव से उतरेंगे और पानी का तेज भाव आया वो बह गया और हमने जो मदद करनी कर ली। जनपद फर्रुखाबाद में 25 वर्षीय युवक की कुएं में गिरकर हुई दर्दनाक मौत। कमालगंज क्षेत्र के ग्राम नगरिया देवाधरपुर में 25 वर्षीय युवक नहर सिंह पुत्र धनीराम की कुएं में गिरकर हुई दर्दनाक मौत। युवक ट्यूबवेल में खराबी होने पर उसे केबल को सुधारने के लिए घुसा था। कुएं में अचानक करंट का झटका लगने से युवक कुएं में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने जैसे तैसे युवक के शव को कुएं से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने युवक का शव देखते ही मचा कोहराम। मैंने सीढ़ी निकाली सुबह जी कुइयाँ से यहाँ, और उसके बाद यहाँ जो है बत्ती सही कर रहे थे यहाँ। अच्छा, तार सही कर रहे थे यहाँ। अच्छा, और तार जब सही करने करंट लगो कुइयाँ चले गए, कुएं में गिर गए। हाँ, कुएं में गिर गए। अच्छा, बत्ती सही करने। वहाँ क्या कोई मशीन रखी थी कुएं पे जिसको ठीक कर रहे थे? ट्यूबवेल मतलब है। अच्छा, तो वो स्टार्टर अंदर है। अच्छा, सीढ़ी निकाली तो वो स्टार्टर तार वगैरह हटाई। हाँ, जब सीढ़ी निकालने के बाद स्टार्टर तार सही करी। अच्छा, तब ये होता है। जनपद रामपुर में शबनम की फांसी की माफी पर गुहार मानवाधिकार आयोग से। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में 52 खेड़ी की खलनायिका शबनम को फांसी दिए जाने की चर्चाएं बड़ी जोर शोर से शुरू हुई हैं। यह चर्चाएं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया की सुर्खियों में भी बनी थी, लेकिन उसको शीघ्र फांसी दिए जाने की मांग करने वाले सोशल एक्टिविस्ट दानिश खान का मन अब पूरी तरह से बदल चुका है और उन्होंने आप उसकी फांसी की सज़ा को माफ़ करने की गुहार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से एक याचिका के माध्यम से लगाई है। हालांकि याचिका दर्ज होने के 24 घंटे के बाद आयोग ने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा। देखिए, ऐसा है कि बहुचर्चित प्रकरण शबनम को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें मैंने काफ़ी टाइम पहले, कई साल पहले प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के यहाँ रिट पिटीशन की थी, जिसमें आरटीआई के ज़रिए ये जानकारी मैंने हासिल करना चाहिए थी कि आज़ादी से लेकर वर्तमान समय तक कितनी दया याचिकाएँ खारिज हुई, जिसमें लगभग शबनम सहित काफ़ी लोगों की दया याचिकाएँ खारिज कर दी गई थी। उसके बाद मैंने इसकी फांसी की मांग उठाई थी कि ऐसे लोगों को जब दया याचिकाएँ मामहीन महोदय के यहाँ से खारिज हो चुकी हैं तो अब तक इनको फांसी की सज़ा फांसी क्यों नहीं दी गई। तो ये काफ़ी मीडिया में चर्चा बनी थी कि जब देखा कि शबनम ये कह रही थी कि मुझे आज तक न्याय नहीं मिला और शबनम का बेटा ये न्याय की गुहार लगाता रहा है, मेरे राष्ट्रपति अंकल मेरी मम्मा को फांसी मत दो, राष्ट्रपति अंकल मेरी मम्मा को माफ़ कर दीजिए, तो मेरे दिल में भी एक दया आई और मैंने एक बार मानवाधिकार आयोग से पत्र लिखकर, जो पत्र मैंने 21 फरवरी को लिखा था, उसमें मैंने ये कहा था एक बार शबनम को फांसी देने से पहले उसकी सीबीआई जांच हो जाए, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर की जांच पे इतने बड़े कांड पर संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी जघन्य अपराध हुए, जितने बड़े कांड हुए, सब में सीबीआई जांच हुई है और लोगों को क्लीन चिट भी मिली है और सजाएं भी हुई हैं, लेकिन शबनम के प्रकरण में कोई सीबीआई जांच नहीं हुई है आज तक। मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए मैंने मानवाधिकार आयोग में 21 फरवरी को मैंने रिट पिटीशंस की थी और कल उसको 20/5/2021 को
एक्सेप्ट किया था, रिट को, शबनम केस को दर्ज कर लिया था। और 24 घंटे के अंतराल में जब ये काफ़ी चर्चा में बना, मीडिया में सुर्खियों में आया, तो 24 घंटे के अंतराल के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना ऑर्डर देते हुए शबनम की फांसी से रिलेटेड याचिका को खारिज कर दिया और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बताते हुए मुझे आज ऑर्डर भेज दिया 12 बजे। जनपद बलरामपुर में अपहृत युवक शख्स किया बरामद, 2 अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर हेमंत कुटियाल के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी वरुण मिश्रा के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा अपहृत युवक, जिसकी दिनांक 15/5 को गुमशुदगी दर्ज की गई थी, सकुशल बरामद कर 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि अपहृत युवक की मां द्वारा कोतवाली नगर अपने पुत्र की गुमशुदगी की दर्ज कराई थी। रेलवे स्टेशन भगवनीगंज से गायब हो गया था। गुमशुदा को बरामदी हेतु मोबाइल लोकेशन व अन्य पूछताछ के आधार पर पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम गठित करके विभिन्न भागों में भेज दी गई थी। जी, दिनांक 15 मई में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट निकाली गई थी कोतवाली नगर में राहुल यादव नाम के लड़के को, जो कि उतरौला का रहने वाला है, कि वो रेलवे स्टेशन तक अपने मित्र को छोड़ने आया था और उसके बाद एक मैसेज ड्रॉप करके लखनऊ जाने की बात करके चला गया। तो इस पर हमारी टीम कोतवाली की लगी थी, उन्होंने चेक किया, उन्होंने लगातार देखा, तो ये ज्ञात हुआ कि कहते हैं ये जो राहुल है इसके परिचित द्वारा, जिनका नाम वरुण है और छोटू चौहान है, इनके द्वारा इसका अपहरण कर लिया गया था। इनका पूर्व में पैसे का तकाजा था, जिसको सेटल करने के लिए इसको यहाँ से चतुरता से ये लोग लेके चले गए थे। उसके बाद उन्होंने जब लगातार उनके पीछे उनके घर वाले भी और पुलिस लगातार दबाव बना रही थी, तो उनसे 25 लाख रुपए की डिमांड की, फिरौती की, और इसको सक्सेसफुली पुलिस ने रिकवर कर लिया है। और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो कि वरुण यादव और छोटू चौहान है, जो उतरौला और रिस्पेक्टिवली कानपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लड़के की सकुशल बरामदगी हुई है। और गिरफ्तार करने वाली और वर्कआउट टीम करने वाली सब इंस्पेक्टर कृष्ण मिश्रा और पर्यवेक्षण में सीओ नगर वरुण मिश्रा का अहम रोल रहा है, जिनको मैं 15,000 का पुरस्कार